अल्लाह किसी को ऐसा पड़ोसी ना दे जैसा ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान है। डॉक्टर हुसैन थे वो, मैं अभी देख रही हूँ इंडियन मीडिया को, और इंडियन मीडिया की वो बातें आप भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। इन्होंने गांव के गांव खाली करा लिए हैं, दुकानें बंद करा दी हैं, सायरन बजा बजा के लोगों को बता रहे हैं कि अटैक होगा तो फला करना, तो ये करना, तो वो करना। पाकिस्तान तो इस वक्त खामोश इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, और उसने बाकायदा इसका मुजाहिरा भी किया है। इस वक्त ये जो इंडिया अपनी पब्लिक को जो कहते हैं मंजन बेच रहा है, ये मंजन इसका वहां आपको लगता है बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है? क्योंकि सारे लोग, मैं अभी देख रही हूं, अगर आप इनके ऑनलाइन व्यूज भी देखें, जो लोग इनको ऑनलाइन देख रहे हैं वो चंद लोग हैं, यानी 65, 35, 45, 10, 9, इससे ज्यादा लोग इनको लाइव देख भी नहीं रहे, कोई थूक भी नहीं रहा इनके मीडिया पे। अब बात ये ना कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है सिंस द बिगनिंग। आप देखें तो वो क्या करते हैं, वो खौफ फैला के रखते हैं, वो हरासमेंट फैला के रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी एक आरएसएस का गुंडा है, ये एक नाजायज औलाद है नथुराम गोडसे की, जिसने गांधी को कत्ल किया। बेसिकली वो वही सेम स्ट्रेटजी पे अभी भी वो कर रहे हैं। जब इसकी इलेक्शन होती है, वो इलेक्शन पे भी इसी तरह से लोगों में हटो बचो, खौफ हरास। अब की बार 400 पार, पता चलता है 200 भी सीट नहीं ले पा रहा होता है। लेकिन वो इसी स्ट्रेटजी पे आप देखें, वही स्ट्रेटजी इसकी फिल्म इंडस्ट्री पे काबिज है, वही स्ट्रेटजी आप देखें क्रिकेट में काबिज है, वही स्ट्रेटजी आईपीएल होता है उसमें होती है। एक बात मेरे जहन में आई, एक बात मेरे जहन में आई, ये जो ब्रीफिंग के लिए अपनी खवातीन को सामने लेकर आ रहे हैं कि उससे कोई बड़ा ही सॉफ्ट इमेज दुनिया को जाएगा कि इनके पता नहीं कौन सी मैं सारी खवातीन की दुनिया की इज्जत करती हूं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहती हो, चाहे वो इजराइल की हो, लेकिन खवातीन को दिखाने का, उनके सामने रख, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराने का, ब्रीफिंग कराने का, व्हाट इज द मीन बिहाइंड इट? देखिए जी, बात यह है कि टाइम आएगा तो हम ये भी बताएंगे कि देखिए, पहले तो खवातीन पे बात करते हैं। खवातीन की हम रेस्पेक्ट करते हैं, और हमारे पाकिस्तान में सना हाशमी जैसी बहुत काबिल खवातीन है, तो हमें उनका प्राउड है, हम प्राउड फील करते हैं। लेकिन जो कल उन दो खवातीन ने एडमिशन ऑफ क्राइम किया, डू यू नो, उन्होंने कहा कि हाँ हमने घरों पे हमला किया। उन खवातीन, दोनों खवातीन ने, ये एडमिशन ऑफ क्राइम है कि आप बता रही हैं कि आपने सिविलियन पे अटैक किया है। तो ये तो यूएन मेंबर होना, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हाउस में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये 51 यूएन चार्टर की क्लियर वायलेशन है कि अगर आप यूएन के मेंबर हैं तो आप उसके अटैक नहीं कर सकते। सेम एज अगर आप नेटो के मेंबर हैं तो नेटो क्या कहता है? नेटो कहता है कि अगर एक मुल्क पे अटैक हुआ तो समझे नेटो के 28 मुल्कों के ऊपर हुआ, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो यूएन की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये जो दुनिया के बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं, जो अपने आप को इंसानियत के बड़े अलमबरदार कहते हैं, उनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से हिंदुस्तान एक जो गुंडा है, वहां का जो बदमाश है, वो नरेंद्र मोदी है, वो किस तरह से जुल्म कर रहा है। अब वो ये डेलिबरेटली, उनको ये पता है पाकिस्तान ने नहीं छोड़ना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं मैडम सना हाशमी साहिबा, पाकिस्तान ने इनको नहीं छोड़ना, ये छुपे हैं और ये सारे बजाएं। अब मैं आपको अभी क्या बात कहने लगी हूँ, डॉक्टर हुसैन थे वो, आज रात की लंबी ट्रांसमिशन के लिए आप तो तैयारी पकड़े, क्योंकि आज रात नहीं तो वीकेंड नाइट सही, और वीकेंड नाइट ना सही तो फिर मंडे ट्यूसडे आप तो पूरा पूरा चुकता हो। मैं इस वक्त यहाँ ट्रांसमिशन के हवाले से आपको आगाह कर रही हूँ, मुसलसल लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मुंह तोड़ जवाब है, वो हिंदुस्तान इस वक्त अपनी जो मीडिया को ब्रीफ कर रहा है उसमें वो मुंह तोड़ जवाब नहीं बता रहा। वो सिर्फ यही बता रहा है कि हमने यहाँ टारगेट किया, हमने वहां टारगेट किया, और टारगेट में अचीव क्या किया? मासूम निहत्ते लोगों का नाहक खून अचीव किया, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। डॉक्टर हुसैन थे वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी इससे पहले भी ज़ाहिर है हम यही डिबेट कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और हम ज़ाहिर है उसको जब जहां जैसे चाहेंगे इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में जबकि हमने पूरी तरह से देखा कि इंडिया ने पेनिट्रेशन की है, लॉबिंग करने की कोशिश की है, पैसा भी लगाता है, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, या बाकी जगहों पर भी,
इस सारी एपिसोड के अंदर इंडिया की अचीवमेंट कहाँ रह गई है, क्या अचीव किया है इसने? अगर आप इसके दोस्तियां देखें वो खराब हुई हैं, जिनसे हथियार खरीदे वो इससे नाराज बैठे हैं, अमेरिका जैसा इसका आशीर्वाद देने वाला बाप भी इससे नाराज है। क्या अचीवमेंट क्या है इंडिया की इस एपिसोड में? देखिए जी, इनकी अचीवमेंट तो एक ही, जो उनका कजन है नेतन्याहू, वो उसकी अचीवमेंट है। वो उसकी स्ट्रेटजी भी सेम है, वो भी इसी तरह से जुल्म कर रहा होता है, ये भी इसी तरह से जुल्म कर रहा है। बाकी तो आप देखें, दुनिया की जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स उठाएं, आप टीवी चैनल्स उठाएं, दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दुनिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इस पे हैरान हैं कि ये राफेल कैसे गिर गया। भाई, ये पाकिस्तान को तो सलूट पेश करना चाहिए। और चाइनीज टेक्नोलॉजी की बड़ी अप्रिसिएशन हो रही है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी, ये एक वार जो है वो उसने सिर्फ डिक्लेयर की है कि चाइना कितना पावरफुल है और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी कितनी वीक है, लेकिन उसका सारा का सारा जो मलबा है वो हिंदुस्तान के ऊपर आ रहा है, वो नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी के ऊपर आ रहा है, वो उसकी आर्मी की ट्रेनिंग के ऊपर आ रहा है। आप कितने भी पैसे दे दें इन लोगों को, तो आप 80 बिलियन से आप 100 बिलियन आप डॉलर की आप बजट ले जाएं, लेकिन आप उनका मोराल कैसे अप करेंगे? बिकॉज आप उनसे काम क्या लेते हैं? आप उनको आप बेसिकली तो आरएसएस की चीफ के अंडर में दे देते हैं अपनी आर्मी को। वो बैठ के वहां पे मसाजिद पे हमले कर रहे होते हैं, वो बैठ के वहां पे खालिस्तान मूवमेंट पे, सिखों पे हमले कर रहे होते हैं, वो बैठ के वहां पे हिंदू जो उनके दिल्लत है, बाकी कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे होते हैं। ये जो अपने आप को शूदर और हाई प्रोफाइल हिंदू कहलाते हैं, ये तो कोई वहां पे 12% है या 11% है। बाकी आप देखें, आप 90% जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आप ग्लोबली देखें, आप को कनाडा का वजीर आजम खड़े होकर अपने हाउस में ये बताता है कि यहाँ पे मेरी रियासत में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है। अमेरिका में देखें जिस तरह से वो खालिस्तान मूवमेंट के वहां पे सिखों को मार रहे हैं। बलूचिस्तान में अपने हालिया देखा कि बलूचिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ वो एक ऐसी जगह पे हुआ जहां पे इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो लोग डायरेक्टली गोदी मीडिया के साथ इन कॉन्टेक्स्ट में थे। अब उनके पास कौन से सेल्यूलर फोन थे, वो फिर उनके पास कैसे आ गए? तो ये हिंदुस्तान एक्सपोज्ड हो गया है वर्ल्ड वाइड। आपने देखा जब ये इंतहा पसंदी के लिए इन्होंने अफगानिस्तान को चूज किया, वो स्टिल आज भी वहां से टेररिज्म कर रहे हैं। टोटल आपके वहां पे 2000 आदमी नहीं रहते। आपने 6 मिशन बनाए हुए हैं, आपने काउंसलेट बनाए हुए हैं, आपने एम्बेसी। भाई क्या वजह है? मतलब आपने ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वहां से बैठ के आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहे हैं। अभी हालिया आपने देखा कि जिस तरह से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से इसको एक्सपोज किया, इसी जगह पे रशी की एक हफ्ता पहले बर्थडे हुई और उस बर्थडे में पूरी सिक्योरिटी दी गई। जब आपने अभी 2000 वहां पे टूरिस्ट भेजे, आपने एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं वहां पे भेजा। और वो कोई मतलब ऐसे कोई दयारे गैर में भी नहीं है। वो प्लेस जो है वो उसके नीचे ही आपका आर्मी का इतना बड़ा यूनिट है। आपने डेलिबरेटली ये सारे किए। मैं तो अभी समझता हूं कि ये जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं, अल्लाह ताला इनको बड़ी जिंदगी दे, लेकिन ये कब तक अपना तेल बेचते रहेंगे और कब तक इनसे आईटी खरीदते रहेंगे? अब वक्त आ गया है, अब उनको उठना चाहिए। जिस तरह से ईरान और सऊदी अरब इसमें इंटरवीन कर रहा है, जो बाकी अरब ममालिक हैं उनको इंटरवीन करने से बेहतर ये है कि इनकी प्रोडक्ट को बायकॉट करें, इनके लोगों को बायकॉट करें, इनके साथ ट्रेड को बायकॉट करें, तो जाके इनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को आइसोलेशन में लेके जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को, यूएन को चाहिए कि वो उनकी 12 रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, आप कश्मीर के एक भी रेजोल्यूशन पे आप मान नहीं रहे, उसके आपने अलग करके 370 और 35A आपने खत्म कर दिया। डेलिबरेटली एक गुंडागर्दी, एक बदमाशी जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी कर रहा है, और अपने लोगों को ये मंजन जो बेच रहा है वो वहां पे बेच भी रहा है कि भाई अगर मैं नहीं हूंगा, आरएसएस नहीं होगी, अमित शाह नहीं होगा, अजीत डोवल नहीं होगा, राजनाथ सिंह नहीं होगा, आलोक जोशी नहीं होगा, तो ये 4-5 गुंडे हैं वहां के, बदमाश हैं, ये टेररिस्ट हैं,
जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बड़े जबरदस्त तरीके से अपने कार्ड्स अभी तक खेले हैं। दुनिया को इस बात पे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुंह से निकलवाना कि शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान को जिस तरह से, तो वो तो उनका बगल बच्चा है, वो तो उन्होंने अपना एक नाजायज बच्चा यहाँ पाला हुआ है हिंदुस्तान के नाम पे, कि फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में पाकिस्तान देखिए ना डॉक्टर साहब, आपका जाहिर है इस पर पूरा रिसर्च होगा कि अमेरिका की पुष्टपनाही तो है जो ये नेतन्याहू का की शक्ल में नरेंद्र मोदी का तोहफा इस हिंदुस्तान को दिया है, जो 10 साल से हुकूमत कर रहा है, अगले 5 साल के ख्वाब देख रहा है। तो ये सारा प्लान है, ये स्ट्रेटेजी प्लान है। और ये प्लान देखिए, सार्क को इसने तबाह किया, नरेंद्र मोदी ने किया सार्क को तबाह। ओआईसी की अहमियत इसको नहीं दिखा सकी दुनिया, इसको यूएन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया की मानता ही कब है। ये सारी चीजें जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आर्टिकल 51 और 19 हो, ये किसी को नहीं मानता सर। डॉक्टर साहब, ये किसी भी आर्टिकल को नहीं मानता, जूते की नोक पे रखता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस दहशतगर्द नरेंद्र मोदी, अजित डोभाल समेत राजनाथ सिंह, तुम्हें भी हम जूते की नोक पे ही रखते हैं। मैं जरा हुसैन थेबो साहब आपसे कुछ एक और चीज के ऊपर बात करना चाहूंगी। हमारी जो भी हम पॉलिटिकल अरीना की बात करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल अरीना की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि इन हालात में पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने किस तरह बिहेव किया है? क्योंकि जाहिर है हमने पूरी दुनिया में देखा, सारे लोग ही गए, वहां पर डिबेट हुआ है, ये सारा वाकया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का एक्यूमेन कैसा आपने पाया इस पूरे एपिसोड में? देखें, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं आपका जो क्वेश्चन जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं वहां से थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। वाशिंगटन को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। वाशिंगटन को अगर थ्रेट है तो वो शंघाई से, असल में उसका जो मसला है, उसको जो फ्यूचर थ्रेट है वो शंघाई है। दिल्ली को वो सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी एक नाजायज गुंडा इधर पाला हुआ है कि अगर फ्यूचर में पेट, वो जैसे हम घर पे रखते हैं ना एक पेट, वो है कि उसको बुल्ली को बुलाते हैं, ये कर ले वो कर ले, कि कल जिस तरह से वो चाइना के अगर कोई मसला बेसिकली दुनिया में 2 पावर्स है ना, अब आप इन दोनों को सुपर पावर कह सकते हैं, आप अकेले अमेरिका को सुपर पावर नहीं कह सकते। मैं आपको अभी बता दूं कि मैं अभी वाशिंगटन में था, तो वहां पे एक मुझे ओल्ड मैन मिला, उसने मुझे कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसीज रही ना, उसने कहा जेंटलमैन, तो हम 2050 में आप आएंगे तो आप कहेंगे कि ये अमेरिका बहुत बड़ा रियासत था। मतलब वहां पे लोगों की परसेप्शन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें किसी तरह से डैमेज करेगा, और उनको असल जो प्रॉब्लम है वो शंघाई से। यहां तक आपने बात की मैडम कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मैंने सुबह भी बात की थी, मैंने हार्ड एंड फास्ट बात की थी कि देखें, सबसे पहले तो 1 विंडो बनाएं आप, मेहरबानी करके राना सनाउल्लाह साहब अपना बयान ना दें, फिर थोड़ी देर में ही जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने टर्किश टीवी को बताया कि नहीं, टिट फॉर टेट, हमने बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस देना है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, हमने तो जवाब दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जवाब होना चाहिए सबका, और वो सबसे पहले तो लिजान होना चाहिए। हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आईएसपीआर से उसके पॉइंट्स लेने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, इंक्लूडिंग मैं ये कहूंगा कि हमारे पास मीडिया के बड़े जबरदस्त लोग हैं, वो बड़े सोच समझ के बात करते हैं। आपने इंडियन मीडिया को देखें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वहां सिर्फ शोर होता है। और हम भी जब इंडियन मीडिया पे जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ वहां जाके शोर ही करते हैं, क्योंकि वहां का रिवाज ही ये है कि वो कहते हैं ना कि डू एज रोमन्स डू, तो फिर आप जब रोमन्स में जाएंगे तो वो ही करना पड़ता है। तो हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, हमारी सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है। अभी कुछ घंटा पहले मैं कराची प्रेस क्लब में था, वहां पे हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे बिजनेसमैन, हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों ने जबरदस्त किस्म का एक अपना पाकिस्तान के साथ एक कदम बढ़ाया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाक अफवाज के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं।